बाद में मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा में सीएम ने पेश किया बजट। गहलोत ने किसानों के लिए खोला खजाना। 50,000 रुपए के ब्याज मुफ्त लोन का प्रावधान। तो वहीं दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती है और इसे लेकर पीएम मोदी ने जयललिता की जयंती पर उन्हें याद किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित की नीतियों और पिछड़ों को सशक्त करने के प्रयासों के लिए उनकी व्यापक सराहना की जाती है। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जयललिता जी की जयंती पर उनका स्मरण जन कल्याणकारी नीतियों को पिछड़ों को सशक्त करने के प्रयासों के लिए उनकी व्यापक सराहना की जाती है। हमारी नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए भी उन्होंने स्मरणीय प्रयास किया है। उनके साथ हुए कई संवादों को मैं हमेशा सजो के रखूंगा। और वहीं तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के नाम से मशहूर रही जयललिता का जन्म वर्तमान कर्नाटक के पांड्या जिले के मैलूरकोट गांव में हुआ था। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। आपको बता दें केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल, रमेश और मुल्लापल्ली रामचंद्रन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कोल्लाम में राहुल गांधी मछुआरों के साथ समुद्र में गए और मछली पकड़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने यहां मछुआरों से बातचीत की और इस दौरान राहुल गांधी ने मछुआरों से बात करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि किसान जैसे जमीन पर खेती करते हैं, मछुआरे वही काम समुद्र में करते हैं। केंद्र सरकार में किसानों के अलग अलग मंत्रालय है और आपको बता दें लेकिन मछुआरों के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं है जो आपकी आवाज को उठा सके। बता दें आपको ये कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी में भी मछुआरों से बात करते हुए वक्त ये बयान दिया था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के नगर निगम चुनाव में आपका शानदार प्रदर्शन हुआ है। मैं गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा एक एक उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ है। मैं गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खासकर सूरत के लोगों ने 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को हरा के एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा एक एक उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। गुजरात ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है, ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति, अच्छे स्कूलों की राजनीति, अच्छे अस्पतालों की राजनीति, सस्ती और 24 घंटे बिजली की राजनीति। गुजरात के लोगों के साथ मिलके हम गुजरात को सब मिलके संवारेंगे। मैं 26 तारीख को सूरत आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करने के लिए। तो सूरत में मिलते हैं। गुजरातना लोगों ने અમારો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पप्पू का इलाज हम नहीं करवा सकते, ये इलाज उनके परिवार वालों को ही करवाना होगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। तो जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ अगर किसी के दिमाग में कूट कूट के भरी हो तो उसका तो इलाज हो नहीं सकता। अब जो है वो अगर कुंद बुद्धि कोई व्यक्ति हो तो कुंद बुद्धि पप्पू का तो इलाज हम कर नहीं सकते। वो तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सूरत में आपको चुन लिया गया है, अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा और हम सबको भी सोचना पड़ेगा। कांग्रेस जैसे पार्टी को गुजरात और अन्य राज्यों ने नकारा है और वहीं कांग्रेस का इस तरह से पतन होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। वहां आपको लोगों ने चुन लिया है तो आपका एंट्री हो गया है गुजरात के राजनीति में एज ए अपोजिशन। ये कांग्रेस पार्टी को ये अब सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। आपने जो वहाँ उनको जो विजय मिला है उसका मैं स्वागत करूंगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी को लोगों ने क्यों नकारा है गुजरात में या और राज्यों में। कांग्रेस का इस तरह से पतन होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुदुचेरी में जो हुआ है कांग्रेस की सरकार। तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया है। राजस्थान सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया है और इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन देने की बात कही है। महामारी के अनुभव को देखते हुए एक ही छत के नीचे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड इत्यादि बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही जयपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एसएमएन मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हिपेटो पेनक्रियाटिक बिलियरी सर्जरी विभाग, गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरिनरी संबंधी उपचार के लिए पीडियाट्रिक्स यूरोलॉजी विभाग एवं यूरिनरी कैंसर रोगियों के लिए यूरो ऑन्कोलॉजी डिवीजन की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कार्यक्रम के अंतर्गत हार्ट, लंग, फचर। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया है। राजस्थान सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है। तो वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। जयपुर में 50 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी स्थापित होगा। कोविड महामारी के अनुभव को देखते हुए एक ही छत के नीचे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड इत्यादि बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही जयपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एसएमएन मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हिपेटो पेनक्रियाटिक बिलियरी सर्जरी विभाग, गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरिनरी संबंधी उपचार के लिए पीडियाट्रिक्स यूरोलॉजी विभाग एवं यूरिनरी कैंसर रोगियों के लिए यूरो ऑन्कोलॉजी डिवीजन की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में
चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु एचएमएच मेडिकल कॉलेज जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कार्यक्रम के अंतर्गत हार्ट, लंग, प्रत्यारोपण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। श्वास नली में रुकावट इत्यादि के उपचार के लिए ईएनटी विभाग में CO2 लेजर मशीन स्थापित की जाएगी। ब्रेन स्ट्रोक रोगियों के बेहतर उपचार के लिए न्यूरोवास्कुलर एंजियोग्राफी लैब की स्थापना पीपीपी मोड पर की जाएगी। राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उम्मीद अस्पताल परिसर जोधपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के उम्मीद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जोधपुर रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिसमें रेडियोथेरेपी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधाएं विकसित करने हेतु 30 करोड़ रुपये का व्यवहार करना प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों के सहयोग 22 एडवांस लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर तथा झालावाड़ में लगभग 25 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर विकसित किए जाएंगे। राज्य के 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और विद्यालय चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किए। जयपुर, जोधपुर में योग एंड नेचुरोपैथी के कॉलेज आएंगे। इन सभी कॉलेजों में पंचकर्म की सुविधाओं की विकसित की जाएगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा बनाया जाएगा। वो विश्वविद्यालय रसायनशाला का विस्तार एवं ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। इन पर कुल 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के। तो वहीं यूपी में विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पब्लिक जब दौड़ाई तब जाके वहां इस साल काम। हर व्यक्ति जानता है कि लोग चोर की दाढ़ी में निकल ही जाता है, फिर भी कहा। देखिए, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कौन है बोल पड़े। आप देखिए, असत्य भी है तो वो जो असत्य बोल रहा था वो स्वयं बोल पड़ रहा है। महोदय, दूसरा है मंडी से संबंधित। मंडी की कोई टैक्स किसान की उपज पे नहीं लगेगा। दूसरा, किसान बातें पहले कमांड एरिया होता था हर एक जिले की मंडी का, कि उस मंडी के बाहर आप कहीं भी जाएंगे वहां मंडी के लोग जाते और जबरदस्ती वहां पर उसकी किसी भी उसका जो है शुल्क लेते थे, चालान करते थे, तमाम प्रकार की कार्रवाई करते थे। आज वन नेशन वन मंडी के तहत उत्तर प्रदेश का किसान या लखनऊ का किसान देश के अंदर कहीं भी जाकर के जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां पे अपनी उपज को जाके बेच सकता है। खुली प्रतिस्पर्धा खड़ी करने के लिए किसानों के हित में लाया गया कानून। मंडी शुल्क हमें कम करना पड़ा, जो 2% था उसे हमें 1% किए। मंडी एक भी समाप्त नहीं हुई। जून 2020 से कानून लागू, एक भी मंडी आज तक। तो वहीं अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और अशोक गहलोत ने ऐलान ये भी किया है कि राज्य में सभी राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे और वहीं राज्यों की सभी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी फ्री वाईफाई दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा का महत्व बढ़ गया। इसके लिए आगामी वर्ष में समस्त राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्मार्ट टीवी एवं सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 82 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
साथ ही ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो राजस्थान सरकार का बजट पेश हो चुका है और लोगों की जो उम्मीद थी, कई जगह पर लोगों की उम्मीद पर भी खरा उतरा है ये बजट। तो सीएम गहलोत ने आज बजट पेश किया है। आपको पता है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई दिया जाएगा, ये राजस्थान सरकार ने बजट पेश के दौरान कहा है। तो ले चलते हैं सीधे यूपी के विधानसभा में, जहां योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। को आप राशन देंगे, पर यूनिट आपको 35 किलो खाद्यान्न उनको देना ही देना है। पात्र गृहस्थी में हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही कराना है, तो सरकार को इसके लिए खरीदना पड़ेगा। ये सरकार का हो गया। कोऑपरेटिव भी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करती है और निजी क्षेत्र जब एक खुदी प्रतिस्पर्धा होगी, एक खुदी प्रतिस्पर्धा किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगी, उसको नए मुनाफे की ओर आगे बढ़ाएगी उसके जीवन को, और उसको आगे बढ़ जहां उसको जिस फसल में मुनाफा मिलेगा किसान वो फसल करेगा। तो मैंने यहां पे कहा, आपने पिछले दिनों सुना भी नहीं मेरे वक्तव्य को, झांसी की एक बालिका ने किया और हमारे स्वास्थ्य मंत्री। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। यूपी में बदमाशों का आतंक कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां आए दिन चोरी लूट जैसी खबरें सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला बिजनौर के थाना नूरपुर के बिसनपुर गांव से आया है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाया और बदमाशों ने पशुओं की चोरी कर वहां से फरार हो गए। चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष है और वहीं पीड़ित परिवार का लाखों का नुकसान हुआ है। इस दौरान पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। भैया आपका विनीत कुमार। क्या घटना घटी आपके साथ? रात घटना घटी है, मैं 10:45 में उठा था। मैं उस टाइम कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे कोई प्रकार का माहौल नहीं था। जब मैं खाट पर लेटा पेशाब करने के बाद में तो मुझे 5 मिनट के बाद हल्की नींद सी और जाग सा रहा था। मैं मुझे आकर उन्होंने जो है हथियारों से उन्होंने बरामद करा, मुझे पकड़ा है, खदोड़ा है मुझे। तो जब मेरे साथ झंडा झपटी सी करी तो मैंने 2 मिनट हथियार मैंने पकड़ लिए थे हाथों में दोनों तरफ, और फिर और ने मेरे चारों तरफ से मेरे हथियार लगाए हैंगे और मुझे उठाए के कंधे पे गिर के ले गए बिलात के। और कहाँ ले गए आपको? कहाँ ले गए थे? वे यहाँ हेरो पड़ी है कब्रिस्तानों के धोरे। अच्छा। वो ले गए हैं, मेरे हाथ बांध दिए, दोनों हाथ, मुंह में मेरे कपड़ा घूस दिया, बाद में मेरी भैंस खोल के लाए वे। अच्छा ठीक। और यो बोल दिया कि अगर बोल लिया जाता है, बोल लिया आप तू अब तुझे हम मारेंगे, अब जान से अब हम तुझे हम
मेरे हथियार मुंह पे लगा देता, चाहे तो मेरे हथियार लगा देते उन्होंने। ठीक है। आपका हरिओम नाम है हमारा। क्या घटना घटी आपके साथ? ये हमारे एक भैंस और एक भैंस खुली है। कितने लोग थे लगभग? वे करीब 10-15-16 लोग थे। अच्छा, वो तमंचा उनके हाथ में थे। अच्छा, हथियार तो उनके हाथ में सब थे। हाँ। तमंचे के बल पे जो है वो आपके साथ घटना घटी। हाँ, ये लगभग किस टाइम का किस्सा है? ये 11 बजे करीब में। रात 11 बजे का किस्सा। 11 बजे तक किस्सा है। तो आपने आवाज नहीं लगाई किसी को? नहीं, हमें तो लगा नंबर नहीं आन दिया। हमें कुछ सुंगा रखा दिखा था, हमें उठा नहीं पाए, हम उठे नहीं पाए। ठीक। जो औरों ने उठाया हमें। अच्छा, आपको जो है नशा सुंगा के जो है बेहोश। तो वहीं मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर डीजल के टैंकर ने इनोवा में टक्कर मार दी और जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 68 के समीप आगरा की तरफ से एक टैंकर तेल लेकर जा रहा था और तभी टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा पहुंचा। इनोवा सवार 7 लोग जिनकी मौत हो गई है, हरियाणा के जींद के बताए जा रहे हैं। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर ये दुख जताया है और सभी अधिकारियों को पीड़ितों की सहायता के निर्देश भी दे दिए हैं। जनपद मथुरा के थाना नौझील में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाजना कट के आसपास आज एक सड़क दुर्घटना हुई है 10:35 के आसपास, जिसमें आगरा की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर्स के दूसरी तरफ चला गया, जहां पर उस तरफ से आ रही एक इनोवा कार के साथ उसकी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप इनोवा में सवार 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा पहुंचकर रेस्क्यू वर्क करवाया गया है। सभी बॉडीज़ को वहां से निकालकर पीएम हाउस के लिए रवाना कर दिया गया है। मौके पर इस समय टैंकर को हटवाकर और उसको सेव किया जा रहा है और एक्सप्रेसवे पर इस समय पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जो मृतक हैं उनके परिजनों से संपर्क हो गया है, उनको जानकारी दे दी गई है। इस घटना से संबंधित जो भी विधिक कार्रवाई है उसको तुरंत। तो वहीं यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट और तोड़फोड़ और साथ में फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल दोनों पक्षों में पुलिस के सामने भी जमकर मारपीट हुई है और पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी भी की गई है। पुलिस जब एक पक्ष के लोगों को गाड़ी में बैठाकर ले जा रही थी तो तभी दूसरे पक्ष ने पुलिस और आरोपी पर हमला बोल दिया और मारपीट करने शुरू कर दी। आपको ये भी बताते चले कि घटना मंगलवार की है और वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उत्तराखंड के देहरादून के विकासनगर बाजार में पुलिस ने गश्त के दौरान सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस गश्त पर थी और तभी एक व्यक्ति गाड़ी चुराने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए बदमाश कार का लॉक तोड़ रहा था और जिसे पुलिस ने देख लिया। और तो वहीं जब बदमाश ने पुलिस को देखा तो भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने बदमाश को पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रात करीब 11:15 बजे की बात है। हम लोग गश्त में थे तो गुरु नानक स्कूल के पास एक HP नंबर की कार अल्टो मारुति 800 कार के पास खड़ी थी। उससे 2 लोग उतर के कार का लॉक तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। जब उतर के हमने उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो वो वर्दी में हमें देखकर एकदम से अपनी कार में बैठ के भागने लगे, जिनका हमारे द्वारा पीछा किया, चीता कर्मचारी गणों द्वारा पीछा किया और आगे अजीत नगर के पास उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने बैरियर तोड़ के आगे भाग गए हो, जिसकी सूचना मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक महोदय को दी गई। तो उनके द्वारा जो रात्रि गश्त में नियुक्त थे चीता कर्मचारीगण, उन सभी को कहा गया कि इस तरह की वाहन आ रहा है जिसको रोकना है, चेक करना है। तो जीवनगढ़ से करीब 300 मीटर पहले ब्राइट एंजल स्कूल के पास हमारे द्वारा उस वाहन को पकड़ा गया। तो उसमें से एक व्यक्ति मौके से ही फरार हो गया था, क्योंकि थोड़ा दूरी थी हमारे वाहन में उस वाहन के बीच में, और एक व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसने अपना नाम राजेश। तो वहीं उन्नाव के असुआ थाना क्षेत्र के बहुरा गांव की तीसरी किशोरी को मंगलवार देर शाम होश आ गया है और इसके बाद आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने उस दिन की पूरी कहानी बताई है। लड़की ने इसी दौरान बताया कि आखिरी कैसे
2 लड़कियों की जान गई है और लड़की का बयान दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया ये है कि लड़की ने अपने बयान में कहा है कि विनय और उसका दोस्त घटना के दिन खेत में आए थे और उस समय वह और 2 अन्य लड़कियों मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर रही थी और विनय ने कुछ नाश्ते की पेशकश की थी जिसे लड़कियों ने अस्वीकार कर दिया था और फिर विनय ने उन्हें पानी पिलाया और जिसे पीने के बाद वे बेहोश हो गई। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है, अलर्ट पर है और अब 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों का ये कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेना अनिवार्य कर दिया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। और बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले सामने आए हैं उसमें 86% मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है और इस फैसले को लेकर औपचारिक आदेश आज जारी होगा। और इन 5 राज्यों के नोडल ऑफिसर ने कहा कि वह अपने यहां से दिल्ली जा रहे लोगों की 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्टें सुनिश्चित करें। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें अब 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आना अनिवार्य होगा। और वहीं आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इसी दौरान प्रदेश के कई मुद्दों पर यह चर्चा की गई। विज ने रक्षा मंत्री से उड़ान 3 के तहत अंबाला छावनी में नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट के मुद्दे पर विचार किया है। और विज ने राजनाथ सिंह से कहा कि अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन की पट्टी पर ही सिविल एविएशन के जहाज उड़ाने की अनुमति मिली थी। राजनाथ सिंह जी से अंबाला छावनी में उड़ान 3 के तहत नागरिक उड्डयन के लिए मंजूरी मिली थी एयरपोर्ट बनाने के लिए, और रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर ये मंजूरी दी थी कि ये इसकी जो एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।